Hello everyone. So we are back in our another topic. Next topic, ionization enthalpy. तो आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब तो बताया था कि एनर्जी ही होती है। और आयनाइजेशन यानी कोई एक एटम है, न्यूट्रल एटम, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम बोलो, इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो एटम आयनाइज हो जाएगा। तो ऐसे ही थोड़ी निकल जाएगा, कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, हीट के फॉर्म में, कहीं कुछ और के फॉर्म में। तो उस हीट जो दोगे तो उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जा रहा है। बेसिकली ये एक एनर्जी है जो सोडियम है 281। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आप एनर्जी दोगे हीट के फॉर्म में, ये आयन बन जाएगा, फिर सोडियम आयन। तो इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जा रहा है। अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? मेटल ही लूज करेगा ना बेसिकली। इज गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसी से बॉन्डेड ना हो। पता चला बॉन्डेड है तो एक्स एक्स है, तो अब इसको पहले तोड़ो, फिर एक्स को अलग करो, फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालो, तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ज़्यादा लगेगा, हम लोग को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम हमको लेना है जो कि ग्राउंड स्टेट में हो और पूरा न्यूट्रल हो। तो उसमें से एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो एनर्जी लगेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरे शब्दों में द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर एन एलिमेंट एक्स इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्स है तो एक्स प्लस बन रहा है और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी लगेगी। तो इसको हम कैसे डिपिक्ट करेंगे? डेल्टा एच। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ किलो जूल पर मोल। यानी एक मोल ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल, एटम्स को लेने में कितनी एनर्जी लग रही है किलो जूल में। अब हम वी कैन डिफाइन द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब x प्लस हो चुका है, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो x प्लस टू हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी ये हो गई x x प्लस। दूसरी x प्लस है x प्लस टू as the energy required to remove the second most loosely bound electron. It is the energy required to carry out the reaction. ये x प्लस यहाँ पे अब x प्लस टू बन चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन और निकला है, तो इसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आएगी। फिर उसी का सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये देखो ये वाला पैराग्राफ, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। वो पढ़ा होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट अब्जॉर्ब करता है कौन? सिस्टम। जो भी चाय है तो उसको हम गर्म कर रहे हैं तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव। चाय की जगह आप कोई एटम मान लो, एटम को आप गर्म करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन उसके एक्साइट होके बाहर आ जाएंगे, तो उसी को तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बोला जा रहा है। तो हमेशा तुमको हीट देना ही पड़ेगा, तो हीट वहाँ पे पॉजिटिव ही होगा, वही बोला जा रहा है। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है क्योंकि डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, यानी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट, क्योंकि वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, सोडियम प्लस बनाना ईजी है, लेकिन अब आप बोलो कि सोडियम प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल कर सोडियम प्लस टू बना है, तो ये सोडियम प्लस टू में कभी होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी लगती है ना दूसरी बार, ये बहुत ज़्यादा होती है कि हम क्यों ही करें जब वेस्ट ही हो रहा है प्रोसेस तो। ठीक है। It is more difficult to remove an electron from a positively charged ion than from a neutral atom. In the same way, the third, अब थर्ड में तो मौत ही आ जाएगी भाई, will be higher than the second and so on. The term ionization enthalpy, if not qualified, is taken as the first ionization enthalpy. मतलब लिखा है कि अगर कहीं बस आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखा है तो आप उसको कौन सा मानोगे? पहला वाला मानोगे, फर्स्ट।
द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर अप टू 60 आर प्लॉटेड। ठीक है, अप टू 60 तक का हमको दिया गया ग्राफ में, ये ऊपर देखेंगे। द पीरियोडिसिटी ऑफ द ग्राफ इज क्वाइट स्ट्राइकिंग। देखेंगे, यू विल फाइंड मैक्सिमा एट द नोबल गैस। अब नोबल गैस है हीलियम नियोन, इसमें ऑलरेडी 2 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड अप है और ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप बोलो कि नियोन को हम नियोन प्लस बनाएंगे, कैसे? 2 7 कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो स्टेबल से अनस्टेबल कर रहे हो आप। 2 8 वाले सिस्टम को 2 7 कर रहे हो, तो अनस्टेबल कर रहे हो, तो कितना ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो वही बोल रहा है, यू विल फाइंड मैक्सिमा एट नोबल गैस। ये देखो, ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है इस वाले एक्स एक्सिस पे, अप टू 60, 0 10 20 30 40 और 60। ये है आपका डेल्टा एच, यानी हीट जो दोगे, हीट रिक्वायर्ड, बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये देखो, शुरू ऐसे हो रहा है, ऐसे देख रहे हो, ये टॉप जो देख रहे हो, टॉप हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन अगर आएगा तो 60 पे तो नहीं आएगा, आगे आएगा। तो हीलियम टॉप पे है, यानी हीलियम ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना फुलफिल है। अरे यार, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है, तो आप बोलोगे कि 2 से हम 1 करेंगे, स्टेबल से अनस्टेबल करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो 2500 तक किलो जूल एक मोल के लिए इतना किलो जूल आपको देना पड़ेगा। जबकि आप लिथियम के लिए देखो, लिथियम का क्या है, 2 और 1, 2 और 1 है ना, तो ये तो चाहेगा कि 2 और 1 से 2 ही हो जाए। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि अनस्टेबल है ऑलरेडी। आप उसको बोलो अनस्टेबल है 2 1, तो 2 पे जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, 2 पे जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा ना, तो ये कम ही एनर्जी में हो जाएगा, कम एनर्जी। सोडियम भी वही है 2 8 1, पोटेशियम 2 8 8 1, ऐसे। इसमें S1, इसमें S1, ये सब S1 है, तो सब S0 की स्टेबल है, इसलिए इनकी कम है। यानी ये जो ग्रुप 1 है, इनका सबसे कम है। और ये जो ग्रुप 18 है, जिसको ग्रुप 0 भी बोला जाता है, ये स्टेबल है, तो इनका सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है। बोला है ना, द पीरियोडिसिटी ऑफ द ग्राफ इज क्वाइट स्ट्राइकिंग, मतलब ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये स्ट्राइक कर रहा है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब कोई एक रेगुलर इंटरवल पे चीज़ों को रिपीट होना, रेगुलर इंटरवल पे रिपीट। जस्ट अ सेकेंड, यू विल फाइंड मैक्सिमा एट द नोबल गैस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मिनिमा, मिनिमा मतलब सबसे कम, तो सबसे कम कौन थे? ग्रुप 1 पे थे, ऐसे गया, यहाँ पे ग्रुप 0 मिल रहा है आपको, यहाँ पे लिथियम मिला था तुरंत हीलियम के बाद। occur at the alkali metal and their low ionization enthalpy can be correlated with their हाई रिएक्टिविटी। देखो, सोडियम है, ये हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा ना, इसको आयन बनेगा तभी तो Cl के साथ NaCl बनाएगा। तो सोडियम तो चाह रहा है कि हम Na प्लस में हो जाए, तो हाईली रिएक्टिव है। इससे कैसे रिलेट करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन फास्ट लूज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन फास्ट लूज करेगा तो कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, कम ही एनर्जी में लूज कर जाएगा। You will notice two trends. The first, ionization enthalpy generally increase as we go across a period. Across a period जाएंगे तो पहला आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, यानी मेटल है इधर और इधर नॉन मेटल है, तो ऑफ कोर्स इंक्रीज करेगा। नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन देना है, और डिक्रीज करेगा ग्रुप में। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, प्लस चार्ज है, इसका इतना बड़ा सेल है, इसमें से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ईजिली आउट हो जाएगा। कम ही एनर्जी दोगे तो ये बाहर चला जाएगा, इसका फोर्स कम है आउटर वाले पे। अब अब लिथियम है, तो लिथियम में आउटर इलेक्ट्रॉन यहीं पे ये पकड़ के रखा है फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
तो टॉप टू बॉटम आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स आपका बढ़ रहे हैं। ट्रेंड है 3.6 देख रहेंगे, अभी हम सारे ग्राफ को देखेंगे अच्छे से। You will appreciate that the ionization enthalpy and atomic radius are closely related property। बताया ना, कोई एक 7 पीरियड का है, 7 पीरियड मतलब उसमें 7 सेल आपको मिलेंगे, 7 सेल आपको मिलेंगे। तो 7 सेल से आपको रेडियस ज़्यादा हो गया, और इस पे, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो बेनिफिट हुआ कि कम कम आयनाइजेशन एनर्जी दोगे, कम एनर्जी दोगे तो आउट होकर जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेंड्स वी हैव टू कंसिडर टू फैक्टर। बोला गया पहला जो कि मैं बताया, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस। दूसरा है कि रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर। ये देखो, ये जो इतने सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप है और पूरे हाई डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब रोड़ा क्या आएगा कि हमको इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको हमको एक्साइट करना है, यानी एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो बीच बीच में है, ये आपस में एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे, लेकिन अब सोचो कि ये सब मिलके बाहर वाले को कितना धक्का मार रहे होंगे। एक होता है ना, एक कमरा है, एक यहाँ पे गेट है, तो गेट खुला है मान लो, और यहाँ पे एक इंसान बैठा है, और अंदर भर भर के इंसान है, तो इस इंसान पे इतना प्रेशर आएगा कि ये बाहर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, और इसी को हम लोग बोलेंगे शील्डिंग इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर वाले इलेक्ट्रॉन है, इसके फोर्स को जो न्यूक्लियस खींच के रखा है। आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन इतना रिपेल कर रहा है, फिर भी ये यहाँ पे क्यों है? क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है उसको पकड़ के रखा है। तो न्यूक्लियस का पहले हम फोर्स देखेंगे, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस, और रिपल्सन। रिपल्सन भी तो है कि भाई तुम जा यहाँ से, तो ये सील्ड कर दे रहा है एक्चुअली, तो इसको इफेक्ट को बोलेंगे सील्डिंग इफेक्ट। ओके। The effective nuclear charge experienced by a, अभी हम लोग ग्राफ देखेंगे। The valence electron in atom will be less than the actual charge। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 20 प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये 20 प्रोटॉन वाले फोर्स से खींचेगा, ठीक है। सेकेंड कैसा क्या हुआ कि 20 प्रोटॉन है यहाँ पे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी आपको आ गए कितने, 19 इलेक्ट्रॉन, तो ये 20 प्रोटॉन से खींचेगा प्लस 20 प्रोटॉन, लेकिन ये 19 इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मारेंगे, भाई तू जा यहाँ से। तो 19 इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअल जो फोर्स है न्यूक्लियस का वो घट जाएगा, और इसी को बोला जा रहा है जेड इफेक्टिव। एक्चुअल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ बिक, क्या कहा गया, फिर से देखो। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाई अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम विल बी लेस देन द एक्चुअल चार्ज। एक्चुअल चार्ज अगर 20 प्रोटॉन का है तो खींचना चाहिए 20 प्रोटॉन वाले फोर्स से, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है। 20 प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो बीच में 19 इलेक्ट्रॉन को भी ये खींच रहा है, और ये धक्का भी तो मार रहे हैं इसको, भाई तू जा, ये खींच रहा है। 20 प्रोटॉन वाले फोर्स से खींच रहा है, 19 इलेक्ट्रॉन वाले से इसको बाहर कर रहे हो, तो कम आएगा। और इस इफेक्ट को शील्डिंग या स्क्रीनिंग बोलेंगे, कि इस इलेक्ट्रॉन और इस के बीच में एक बड़ी सी दीवार आके खड़ी हो गई है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। स्क्रीन आके खड़ा हो गया, एक शील्ड है। फॉर एग्जाम्पल, द 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाई इनर कोर ऑफ 1s इलेक्ट्रॉन। लिथियम का होता है 1s2 2s1, तो 2s1 के बीच में ये 1s2 आएंगे ना, लिथियम इस पे फोर्स लगाएगा आउटर पे, तो ये इनर कोर में है। 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम, ये 2s इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ 1s, जिसके वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा एक नेट पॉजिटिव चार्ज, जो कि कम होगा +3 वाले से, लेस देन द एक्चुअल चार्ज। इन जनरल शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन द ऑर्बिटल इन द इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड। बोला जा रहा है कि ये है, अब ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6,
तो बोला जा रहा है कि अगर शील्डिंग आपको देखना है आउटर वाले पे, इफेक्टिव कब होगा, यानी ये कब बढ़िया से दीवार बन के खड़े रहेंगे, जब ये खुद फुलफिल रहेंगे। यार यहाँ पे कोई रहेगा तभी तो इसको भगाएगा, जब फुलफिल रहेंगे तो अच्छे से भगाएंगे। जनरल बोला है शील्डिंग इज इफेक्टिव व्हेन ऑर्बिटल इन द इनर सेल आर कंप्लीटली फिल्ड। और ये सिचुएशन कब आएगा, अल्कली मेटल के केस में। सोडियम है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो जो आउटर वाला है ये फुलफिल है, एस एस पी फुलफिल है, तो बाहर वाले पे भर भर के भगाएंगे। जिसके पास सिंगल आउटर मोस्ट एनएस इलेक्ट्रॉन है, प्रीसीडेड बाई ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या बोला है, दिस सिचुएशन अकर्स इन द केस ऑफ अल्कली मेटल, जहाँ पे सिंगल आउटर मोस्ट एनएस इलेक्ट्रॉन है, प्रीसीडेड बाई ए नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी प्रीसीडेड मतलब होता है पहले, ये 2p6 है, ये नोबल गैस है, और ये 3s1 होगा, तो 3s1 के पहले कौन है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन है ना। प्रीसीडेड मतलब पहले। फिर बोला है, पहले ग्राफ देख लेते हैं तो छूट ही जाएगा। ये तो हमने ग्राफ देख ही लिया, लिथियम से लेके नियोन तक बढ़ेगा, फिर घटेगा सोडियम पे अगले पीरियड पे, फिर सोडियम से लेके बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है आर्गन तक। पोटेशियम और क्रिप्टन में इतना अनइवन क्यों है, क्योंकि डी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक आ गया यहाँ पे, और ये 3D सीरीज आ गए हैं बेसिकली। डन है। फिर ये पूरा अनइवन है क्योंकि इसमें भर भर के डी ब्लॉक के एलिमेंट है। आप ये देखो कि टॉप पे ग्रुप 1 के हैं, सॉरी ग्रुप 0, जिसको कि हेलोजन हेलोजन नहीं नोबल गैस, और यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये वाले आपके अल्कली मेटल। अगला ग्राफ कौन सा है, लिथियम, और ये क्या है, क्या लिखा है नीचे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर 3.6 ma, बी में डेल्टा एच ऑफ अल्कली मेटल एज अ फंक्शन ऑफ जेड। आप ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 6 पे कार्बन, 7 पे, 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, 10 पे। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी का याद करना पड़ेगा। लिथियम के बाद बेरिलियम नहीं आया, बोरोन आया। ये देखो आप, पहले लिथियम आया, लिथियम सॉरी उल्टा चलते नियॉन से, नियॉन पहले आया, फिर सॉरी सॉरी नियॉन ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन आना चाहिए, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, लेकिन आ कौन गया, ऑक्सीजन नीचे नाइट्रोजन, फिर आया ऑक्सीजन, इसका रीजन भी होता है, फिर आया कार्बन, कार्बन के बाद आना चाहिए बोरोन, लेकिन आएगा बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर आएगा लिथियम। आप इसको देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से तो आपको पता चलेगा, ये पूछेगा आपसे, ये जो अप डाउन वाले हुए हैं ना, ये पूछेगा आपसे, ये दो तो मस्ट है कि बेरिलियम और बोरोन में कितना होगा, तो आप बोलोगे कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, तो लेफ्ट टू राइट तो बेरिलियम के बाद बोरोन आएगा, तो बोरोन ज़्यादा होगा, आपको अब ट्रेंड पता है। लेकिन ग्राफ से आपको पता चलेगा कि नहीं, ये बेरिलियम ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, कि क्योंकि ये 2s2 है, ये 2s2 2p1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, तो स्टेबल वाले से निकालने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए बेरिलियम का ज़्यादा है, बोरोन का कम है। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा है, कैसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 2s2 2p3 है, ऑक्सीजन का है 2s2 2p4, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो p3 हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, p4 में एक एक्स्ट्रा है, तो P4 से निकालना इजी होगा, इजी होगा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी कम है नाइट्रोजन से, ये P3 है, ये P4 है, ये 2s2 है, और ये 2s2 2p1 है। तो रीजन इसका, ये ग्राफ मस्ट है, बेरिलियम बोरोन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। टॉप टू बॉटम देखो, टॉप टू बॉटम किसका, ग्रुप 1 का,
तो लिथियम का सबसे ज़्यादा, फिर टॉप टू बॉटम घटता है आयनाइजेशन एनर्जी, घट रहा है। देखो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम 419403, फिर ये 374। डाटा नहीं याद रखना है, ट्रेंड याद रखना है। घट रहा है, ये घट रहा है, बढ़ रहा है सीढ़ी की तरह। ओके, कहाँ थे? व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, लिथियम का यानी सेकेंड पीरियड का बात कर रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अक्रॉस द सेकेंड पीरियड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आर एडेड, ऑफ कोर्स 2s1, 2s2, सॉरी 1s1, 1s2, फिर वहाँ पे 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। आप ऐसे लिखोगे ना तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। समझ में तो इतना आएगा, पूछो मत। इन द सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल इन द शील्डिंग, क्या बोला है? ओके ओके ओके। ये वाली जो लाइन है, ये बोला जा रहा है कि लिथियम से आप फ्लोरीन में जा रहे हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन करके ऐड अप हो रहा है, और ऐड हो रहा है एक ही सेल में, यानी सेल नंबर नहीं बढ़ रहा है। सेल नंबर समझ रहे हो ना? ये ऑर्बिट, ये सेल नहीं बढ़ रहा है, एक ही सेल में ऐड हो रहा है। एक ही सेल में ऐड हो रहा है, तो इससे हो क्या रहा है? हाँ, हो गया। एंड द शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच। बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप ऐड कर रहे हो, तो एक ही सेल में ऐड कर रहे हो ना, एक ही सेल में ऐड कर रहे हो, तो शील्डिंग उतना नहीं बढ़ रहा है। शील्डिंग बढ़ रहा है बट उतना नहीं। शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट इंक्रीज वेरी मच टू कंपनसेट फॉर द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। इसीलिए पीरियड में अक्रॉस इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेक द शील्डिंग। देखो, फ्लोरीन में 9 प्रोटॉन है तो 9 इलेक्ट्रॉन भी हैं, और ये 9 इलेक्ट्रॉन में से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो एक ही सेल में है। तो जो बीच में जो दीवार आती है ना, वो उतनी नहीं स्ट्रांग है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ये पकड़ के रखेगा। पकड़ के रखेगा तो हमको घाटा है, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। वही बोला है कि जो बढ़ रहा है इनर कोर इलेक्ट्रॉन, वो कम इतना नहीं बढ़ रहा है कि वो कंपेंसेट कर दे न्यूक्लियस के फोर्स को। Consequently, the outermost electron are held more and more tight, and the ionization enthalpy increase across a period. फिर से एक बार, आखिरी बार मैं बता रहा हूँ, ये है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं। अब ये इस पे फोर्स लगाएगा आउटर वाले पे, जिसको हमको निकालना है। दिक्कत ये आ रहा था कि फोर्स तो ये बढ़िया लगा रहा है, बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन की लेयर आ जाती थी जो इस फोर्स को कम कर दे रही थी, किसके? न्यूक्लियर फोर्स को कम कर दे रही थी। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियर फोर्स को कम कर दे रही है, तो हम जो एनर्जी लगा के इसको निकालेंगे वो ईजी निकल जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पे ये जो न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है, तो ठीक है जो भी लगा रहा है, लेकिन अंदर दीवार नहीं है इलेक्ट्रॉन की। तो हो क्या रहा है कि हमको ईजी नहीं पड़ रहा है आउटर वाले को निकालना। दूसरा क्वेश्चन कि दीवार क्यों नहीं है? दीवार तो रहता है इलेक्ट्रॉन की। दीवार इसलिए नहीं कि इलेक्ट्रॉन सेम ही लेवल में है। फ्लोरीन में कितना ही होता है? 2, 8, 2, 7 होता है एक्चुअली में, 9 होता है ना। तो एक ऑर्बिटल में 2, एक सेल में, दूसरे में 7। तो ये दीवार उतनी स्ट्रांग थोड़ी है, 2 मिल के थोड़ी 7 को टक्कर देंगे। क्लियर हो गया होगा? As we go down a group, the outermost electron being increased farther from the nucleus. तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये और दूर चले जाएगा। तो इंक्रीज शील्डिंग ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, ये जितना दूर जाएगा, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड घटेगा, और दूर जाने का मतलब ये सब फिल अप हो रहा है। अगर एक एनर्जी लेवल दूर जा रहा है, फिर से सपोज करो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कोई एक ग्रुप में, कोई एक पीरियड में डाउन द ग्रुप बात हो रहा है, तो 1, 2, 3 थर्ड पीरियड में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, फोर्थ पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए, ये वाला सेल अभी इतना शील्ड कर रहा है। 4 फिफ्थ में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो एक और लेयर आ जाएगा दीवार का इलेक्ट्रॉन का, जो इसको रिपेल करेगा।
तो रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ईजी हो जाएगा, कम ही एनर्जी में हो जाएगा। ये बता रहा है कि टॉप टू बॉटम हम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है वाई। वाई का कारण ये पूरा पैराग्राफ बता रहा है। और लेफ्ट टू राइट फिगर 3.6 ए देखो, 3.6 ए ये वाला फिगर जिसमें बेरिलियम, बोरोन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एक्सेप्शन है। You will also notice that first ionization enthalpy of boron is slightly less than that of beryllium. बोरोन देखो, बेरिलियम के बाद आएगा आपका बोरोन, तो बोरोन का ज़्यादा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। बट बोल दिया कि बेरिलियम का बोरोन का कम है बेरिलियम से, जबकि ज़्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 1s2 2s2 2p1 है, बेरिलियम 1s2 2s2 फुलफिल है, ये फुलफिल नहीं है। और आयनाइजेशन एनर्जी में हमको निकालना है तो 1 से निकलना ईजी होगा। ईजी का मतलब कम एनर्जी, कम एनर्जी मतलब कम आयनाइजेशन एंथैल्पी। When we consider the same principal quantum number, an s electron is attracted to the nucleus more than a p electron. s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होगा, p इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसके अंदर s होगा, तो ये अंदर वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब फोर्स। बेरिलियम में, बेरिलियम मतलब 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द आयनाइजेशन इज एन s इलेक्ट्रॉन, s इलेक्ट्रॉन है, जबकि इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ बोरोन इज अ p इलेक्ट्रॉन। p इलेक्ट्रॉन में कम फोर्स, s इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा फोर्स न्यूक्लियस का, तो एनर्जी उसके वैसे। द पेंट्रेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज मोर देन दैट ऑफ 2p। 2s ज़्यादा पास में है 2p से, इसलिए 2p पे ज़्यादा शील्डिंग है, तो 2p दूर है तो ये कम एनर्जी में निकल जाएगा। खुद से पढ़ के एक बार सुनोगे ना, मज़ा ही आ जाएगा, ये बहुत आसान है। ओके, वही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। देयरफॉर इट इज़ ईजियर टू रिमूव 2p फ्रॉम बोरोन कंपेयर टू रिमूवल ऑफ 2s। इसमें पी वाई क्यू इस वाले पॉइंट पे कि बोरोन और बेरिलियम में किसका ज़्यादा है, तो बेरिलियम का ज़्यादा है, सॉरी। इस वाले पे भर भर के पूछा है, जबकि होना चाहिए बढ़ ऐसे इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है ऑर्डर। एक और जगह ऑर्डर उल्टा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। Thus boron has a smaller first ionization enthalpy than beryllium. Another anomaly is the smaller first ionization enthalpy of oxygen compared to nitrogen. ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये 2p3 है, ये 2p4 है, p3 स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी लग जाएगा। दिस अराइजेज बिकॉज इन द नाइट्रोजन एटम 3 2p इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, हंस रूल। जबकि ऑक्सीजन एटम में दो, 2 ऑफ द 4 2p मस्ट ऑक्यूपाइड द सेम, वही 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 है। अब ये देखो, ऑक्सीजन का है 2p4, 1 2 3 4, तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो आपस में रिपेल करेंगे। ऐसे देखो, रिपेल करेंगे मतलब ये चाहेगा कि भाई कोई इसको लेके चला जाए। ये ऊपर से चाह रहा है, वो कोई कम ही एनर्जी में आएगा, 2 रुपए वाली चॉकलेट में लेकर भाग आएगा। लेकिन अब यहाँ पे ये आराम से अपने अपने रूम में बैठे हैं। अब आप बोलो कि दो 2 रुपए वाली चॉकलेट में इसको निकाल लो, नहीं निकलेगा। इसलिए आपको 100 रुपए वाली चॉकलेट लगेगी। मतलब ज़्यादा एनर्जी कम एनर्जी। ये क्वेश्चन देख लो, क्या लिखा है? प्रिडिक्ट लिखा है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा एच वैल्यू ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन। तो पहले कहाँ होते हैं ये? सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आएगा, ठीक है। पहला निकालना है, इतना इतना इतना, ओके। एल्यूमिनियम तो दिया ही नहीं है तो हटाओ। प्रिडिक्ट करिए कि पहला वैल्यू फॉर एल विल बी क्लोज टू दिस और दिस मोल। अच्छा, एल्युमिनियम का हमको प्रिडिक्ट करना है, तो देखो लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगा ना। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3s1 3s2, अब आएगा ट्विस्ट। अब एल्युमिनियम का आपको लिखना है, 3s2 के बाद क्या आएगा? 2p1, तो p में चला गया,
तो पी में चला गया तो मोर क्लोज टू 575। ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लेना, इजी है। अभी थोड़ा सा हैंग कर रहा है दिमाग क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ओके, ये इजी है एक्चुअली, वही वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा।